शिव के पास। शिव, सिरसा और रोहतक। सिरसा बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है वैसे, जो कल तक कहीं और हुआ करते थे, अब यहां पर बीजेपी में है। लेकिन उससे पहले आप क्या बताएंगे, रोहतक या सिरसा? शिव जी देखिए, दोनों सिरसा और रोहतक जो हैं वो कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है हमारे सर्वे के हिसाब से, और काफ़ी बड़ा गैप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाजपा यहाँ पे 42% पे है, 42.5% पे है, और यहाँ पर जो INC है वो 50% के करीब है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा। और सिरसा में भी आप देख सकते हैं कि 36.5% के करीब, और INC यहाँ पे 49। और अगर मैं आपको ब्रेकडाउन दिखाऊं इन दोनों सीटों का जी, तो आप ये देखिए, इसमें से सिरसा ये है हमारी सिरसा में ज़्यादा से ज़्यादा जो असेंबली सेगमेंट हैं वो कांग्रेस बहुत आराम से जीत रही है, सिवाय एक के जहाँ पे 2% का गैप है, उसको छोड़ के हर जगह। लेकिन पिछली बार 3 लाख से ज्यादा वोटों का अंतर था सिरसा में। ये पूरा टर्न अराउंड हो रहा है, ये टर्न अराउंड के हो रहा है। अशोक तंवर चाहे बीजेपी में रहे या कांग्रेस में, हारना तय है इसका मतलब। जी बिल्कुल। और मैं आपको एक और दिलचस्प चीज़ बताता हूँ, जो आप अगर यहाँ पे नक्शा देखेंगे हरियाणा का, तो एक जो हिसार की सीट है वो भी बहुत टाइम से एग्जिट पोल में आ रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन बाद में जाके ये स्टेबलाइज करके। लेकिन आपको यहाँ पे असेंबली सेगमेंट वाइज दिखाऊं तो आप देख सकते हैं एक सीधी एक लाइन खिंच रही है हरियाणा को, जो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रही है, जो कांग्रेस का बेल्ट एक बन रहा है वहाँ पर इस इलेक्शन में, जो मुझे देखने को मिल रहा है हमारे सर्वे के हिसाब से कि नॉर्थ में बीजेपी, साउथ में बीजेपी, और सेंट्रल जो एक बेल्ट है हिसार, सिरसा और जो हमारे पास रोहतक है, वहाँ पे कांग्रेस का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। रोहतक तो हम समझ सकते हैं वहाँ पर, लेकिन सिरसा में मार्जिन बहुत ज़्यादा थे, उसके बावजूद भी ये जो हमारे सामने आंकड़ा आ रहा है। मैं सीधे चलूँगा, राजेश जी मेरे साथ हैं। राजेश जी, सिरसा की हमने बात की, पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे, अब बीजेपी में आ गए, कुमारी सैलजा उनको फाइट दे रही है, लेकिन हरियाणा को आप कैसे असेस कर रहे हैं? देखिए, हरियाणा वो राज्य है जहाँ पर एक तरह की नाराज़गी जो है वो सरकार के खिलाफ रही थी। पिछले विधानसभा चुनाव को आप याद कीजिए, अगर मनोहर लाल खट्टर की सरकार को मदद नहीं मिलती तो वो सरकार नहीं बना पाते, उनकी सीटें कम हुई थी, उनके खिलाफ नाराज़गी थी। जैसा अभी हेमंत ने भी कहा कि वो मनोहर लाल खट्टर को हटाने में बहुत देर कर दी, उसका नुकसान वहाँ पे उसको भारतीय जनता पार्टी को है। वहाँ जाट आंदोलन हुआ था बहुत शुरुआत में, बहुत ही हिंसक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था। इससे इसका असर जो है वो जड़ों तक पहुँचा हुआ है। अब सवाल ये है कि मोदी ने या नरेंद्र मोदी की प्रेजेंस से कितना वो बचा पाए हैं। अब ये 8 सीटें, अगर ये जो आपका ये सर्वे है ये सही साबित होता है तो 8 सीटें बचा ली हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है अगर 8 सीटें आती हैं, क्योंकि हरियाणा में ऐसी स्थिति शायद नहीं थी, और ज़्यादा नुकसान होने की आशंका बीजेपी को थी। आपको लगता है इससे ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन उतना नहीं हो रहा। हेमंत जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी कि जो जाट वोट को बांटने की बात हो रही थी कि इस वजह से अलायंस से बाहर आई बीजेपी की, ताकि जाट वोट डिवाइडेड रहे, क्या वो नहीं हो रहा है? जाट वोट कमोबेश बीजेपी के खिलाफ रहे हैं हरियाणा में जी, और जाट पॉलिटिक्स अलग ही रही है, लोकदल की पॉलिटिक्स थी पहले भी। किसान आंदोलन ने जाटों को एकजुट किया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया, और वो सिर्फ हरियाणा के नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी। आप अगर देखिए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी बागपत भी सीट जीत चुकी थी, उसके बाद जयंत चौधरी से समझौता करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ वो जो नाराज़गी थी, कहीं वो नाराज़गी वोट में ना बदल जाए, इस आशंका के चलते उन्होंने जयंत चौधरी से समझौता किया और 2 सीटें दी उनको। तो मुझे लगता है कि जाट पॉलिटिक्स को लेके एक तो भारतीय जनता पार्टी में एक अनिश्चितता थी, दूसरे हरियाणा में जाट लीडरशिप कई दशकों से उनकी नेतृत्व में सरकार चल रही थी। 10 साल से गैर जाट वहाँ चीफ मिनिस्टर था। ये नाराज़गी थी जिसका असर हमको इसमें दिख रहा है।